नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के इतिहास में हम जो आज टॉपिक ले रहे हैं वो है जनजातीय आंदोलन के बहुत ही दो महत्वपूर्ण नेता। एक थे गोविंदगिरी व दूसरे थे मोतीलाल जी तेजावत। जो आज की इस वीडियो के अंदर हम जनजातीय आंदोलन के शिरोमणि कहे जाने वाले गोविंदगिरी व मोतीलाल तेजावत के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से गोविंदगिरी व मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व ने जनजातियों में एक राजनीतिक चेतना या जागृति, सामाजिक सुधारों के प्रति जागृति जैसी जो भावनाएं हैं वो कैसे कैसे पैदा किए वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनजातीय आंदोलन था क्या। तो मेवाड़ राज्य के दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, जो हमारा मेवाड़ है उसके दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है उसको बोमठ अथवा मगरा के नाम से जाना जाता है। वो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम का, थोड़ा पठारी क्षेत्र है, उसको बोमठ अथवा मगरा कहा जाता है। ये मतलब राजस्थान के इतिहास से प्रतियोगिता कक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में दो जनजातियां मुख्य रूप से रहती है, एक तो भील है और दूसरी गिरासिया है। गिरासियों की तुलना में इस क्षेत्र में भीलों की संख्या अधिक है। बोमट का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो खालसा और जागीर दोनों के अंदर बंटा हुआ था। खालसा वो भूमि होती थी जो सीधे राज्य या रियासत के अधीन होती थी, जबकि जागीर है आगे जागीरदारों को दी गई भूमि होती थी। खालसा से आय सीधी राज्य सरकारों को मिलती थी और जागीर से होने वाली जो आय है वो जागीरदार को, और उसमें से कुछ हिस्सा है वो महाराजाओं, शासकों या रियासतों को मिलता था। अनेक राजपूत सरदारों को छोटी बड़ी जागीर मिली हुई थी। 1838 ईस्वी में मेवाड़ सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार इस बोमट अथवा मगरा या दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जो दायित्व है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई, तो 1841 के अंदर। इससे भीलों का जो एक वर्ग है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बन गया, परंतु फिर भी अधिकांश लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार या कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों से असंतुष्ट थे। उनकी असंतुष्टता के क्या कारण थे, चलिए देखते हैं। तो सबसे जो पहला कारण था जनजातीय आंदोलन के कारण व उद्देश्य देखेंगे इसमें। तो जनजातीय समुदाय की जो परंपरागत जीवन पद्धति थी उसके अंदर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना या महाराजा के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना, भी वो किस तरह का उनका रहन सहन है, किस तरह का खान पान है, जंगलों को वो किस तरह से उपयोग में लेते हैं, जंगलों में वो किस तरह से रहते हैं, तो इस तरह की परंपरागत जीवन शैली को वो असभ्य मानते थे। दूसरा, जनजातियों में जो व्याप्त सामाजिक बुराइयां थी, विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा रोक लगाना, ये भी इन आदिवासी या जनजातीय समुदाय को नागवार गुजरा। उनको इसलिए नागवार गुजरा कि हमारे रिचुअल्स में, हमारी परंपराओं में या हमारे सामाजिक व्यवहारों के अंदर इनके द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था, तो हस्तक्षेप इनको बर्दाश्त नहीं था। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी जब उस क्षेत्र में प्रभाव जमाने लगी तो उसने तंबाकू, अफीम और नमक पर भी कर लगा दिए। तंबाकू, अफीम और नमक बड़ी मात्रा के अंदर जनजातीय समुदाय के लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए भी उनमें गुस्सा था। इसके अलावा जो महाराजा हैं वो जनजातियों से लाग और बेगार बहुत बड़ी मात्रा में वसूल करते थे। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन के भी बड़े स्तर पर प्रयास किए गए। ये आदिवासी जिनके अपने प्राकृतिक धर्म को मानने वाले थे या इनका जुड़ाव हिंदू धर्म से था, तो जब मिशनरीज के द्वारा बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन की घटनाएं होने लगी तो इसके कारण भी जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो ब्रिटिश उदयपुर महाराजा के या ब्रिटिश कंपनी सरकार के धीरे धीरे खिलाफ होने लगे। इसके अलावा जनजातीय समुदायों में धीरे धीरे राजनीतिक चेतना भी आ रही थी। ऐसे बहुत सारे जनजातीय समुदाय के नेता या जनजातीय समुदाय से इतर नेता भी इस दिशा में बड़े कारगर प्रयास कर रहे थे।
दयानंद सरस्वती द्वारा जब 1883 में परोपकारिणी सभा का गठन किया गया तो इसका भी जनजातीय समुदाय पर एक व्यापक असर देखने को मिलता है और उनके सामाजिक सुधारों व राजनीतिक चेतना के प्रति जागृति लाने में इस परोपकारिणी सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उनको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान होने लगा और महाराजा के द्वारा किस तरह से ब्रिटिश संरक्षण में उनका शोषण किया जाता है इसके प्रति भी वो जागरूक हुए, जिसके कारण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अब ये जो आंदोलन हुआ इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका हम कह सकते हैं सबसे जो मुख्य उद्देश्य था वो था आदिवासियों को सामाजिक रूप से उन्नत करना, यानी आदिवासी वासियों की या जनजातीय समुदाय की जो सोशल लाइफ थी उसमें बदलाव ला करके उनमें बड़े स्तर पर सुधार करना था। तो इनमें सुधार करने वालों में सबसे पहला नाम आता है गोविंद गुरु जी का। इनका नेतृत्व इनमें व्याप्त सामाजिक बुराइयों के सुधार के प्रति था। इस तरह के एकीकृत नेतृत्व व संगठन का जो अभी तक 19वीं शताब्दी तक अभाव बना हुआ था उसकी पूर्ति गोविंद गुरु जी के द्वारा की गई। 20वीं सदी के प्रारंभ में उन गोविंद गुरु का प्रेरणादायक नेतृत्व प्राप्त हुआ। गोविंद गुरु का जो जन्म है वो 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, कब हुआ था, तो ये भी कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इन्होंने स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से लगभग 25 वर्षों तक बिलों में रहते हुए इस जनजाति के कल्याण के लिए काम किए थे, यानी लगभग 25 वर्षों तक ये बिलों के संपर्क में रहे और इसके कारण इन्होंने बिलों की हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से समझा जाना और फिर उसमें सुधार के प्रयास किए। सुरजी भगत एक बहुत बड़ा नाम है। गोविंद गुरु और सुरजी भगत ने बिलों के धार्मिक और सामाजिक सुधारों का बीड़ा उठाया, इसलिए गोविंद गुरु द्वारा बिलों के उत्थान के लिए चलाए गए इस आंदोलन को भगत आंदोलन, यानी सुरजी भगत के नाम पर ही इनके आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो सुरजी भगत के द्वारा बड़े स्तर के ऊपर बिलों के सामाजिक और धार्मिक उत्थान का कार्य किया गया था। इसी के आधार पर फिर गोविंद गुरु जी ने आंदोलन चलाया तो उसको भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गोविंद गुरु ने सरकार, जमींदारों तथा उनके कामगारों के द्वारा बिलों पर किए जाने वाले सभी प्रकार के अत्याचारों एवं दमन का प्रतिरोध करने की दृष्टि से बिलों को संगठित करने का निश्चय किया और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था संप सभा। जरा जरूर ध्यान रखें, संप सभा गोविंद गुरु जी के द्वारा बिलों को संगठित करने के उद्देश्य से बनाया गया एक संगठन था। तो पूछा जाता है आपके इसमें एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जैसे संप सभा लिख दिया और उसका अब आपको दो नंबर का या जो 50 शब्द में वर्णन करना होता है, इसी तरह से अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कुछ ही समय में समूचे क्षेत्र में संगठन का वर्चस्व कायम हो गया। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने भी लोगों के में कई सामाजिक सुधार किए, जैसे कि मांस और मदिरा का सेवन न करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, अपनी सभी की पंचायतें स्थापित करना, स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग करना, बेकारी देने से मना करना, इस तरह के कई सामाजिक सुधार है वो गोविंद गुरु जी के द्वारा इस संप सभा के माध्यम से किए गए। तो आप देख सकते हो कि इन जनजातीय और आदिवासी समुदाय को मांस मदिराओं से दूर करने, अपनी पंचायतें स्थापित करने, स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग करने, बेकारी न देने के लिए प्रेरित करने का काम है गोविंद गुरु जी के द्वारा किया गया। बिलों की एकता और संप सभा के प्रचार से इस क्षेत्र के जो जागीरदार है यानी बोमट क्षेत्र, इसके अलावा सिरोही, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो शासक है जिनसे ये क्षेत्र मिलता था वो चौकन्ने हो उठे और उन्होंने बल प्रयोग द्वारा बिलों को दबाने का प्रयास किया। उसके अनुसार 7 दिसंबर 1908 को जब ये भील मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होकर, बांसवाड़ा जिले के अंदर है ये मानगढ़ पहाड़ी, वहाँ पर एकत्रित होकर अपनी सभा कर रहे थे, उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी के अधीन यानी 7 दिसंबर 1908 को एक सेना भेजी गई जिसने बिलों को चारों तरफ से घेर लिया और बिना चेतावनी के इन पर जोरदार बहुत ज़्यादा गोलियां बरसाई गई।
ब्रिटिश सरकार के इस आक्रमण से लगभग 1500 भील मारे गए और हजारों भील घायल हो गए थे। यानी बड़ी ही दर्दनाक, ये एक तरह से आप कह सकते हो हत्याकांड था। 1500 भील मारे गए, हजारों घायल हो गए और कोई चेतावनी इनको नहीं दी गई। भीलों के नेता गोविंद गुरु जी को बंदी बना लिया गया। इससे भील आंदोलन दब गया और कुछ वर्षों तक इस क्षेत्र में शांति बनी रही। इसी समय इनको एक नए नेता की प्रेरणादायक नेतृत्व प्राप्त हुआ और वो नेता थे मोतीलाल तेजावत, जिनके नेतृत्व में जनजातीय समुदाय से फिर से उठ खड़े होकर एक तरह से ब्रिटिश सरकार की और उदयपुर महाराजा की या विभिन्न जागीरदारों की जो दकियानुसी नीतियां थी या जो उत्पीड़न और शोषण की नीतियां थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो चलिए अब हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत और उनका एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। भीलों या आप कह सकते हो जनजातीय समुदाय या आदिवासी समुदाय के उत्थान और कल्याण के भरसक प्रयास इनके द्वारा किए गए। 1886 ईस्वी में ये मेवाड़ राज्य के कोलियारी ठिकाने के एक ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने भीलों के उत्थान के लिए एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का उद्देश्य भीलों में एकता स्थापित करना था। एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? चित्तौड़गढ़ जिले के मातरकुंडिया गांव से। देखिए कई क्वेश्चन है भी, एक ही आंदोलन क्या है, किसने चलाया, या भोमट भील आंदोलन क्या है, किसने चलाया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र भोमट का पठारी भाग था। इसी कारण एक ही आंदोलन को भोमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 7 मार्च 1922 को राजस्थान के अजमेर जिले के निमाड़ा गांव के अंदर भील सभा का आयोजन किया और इस भील सभा पर भी मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने जबरदस्त गोलाबारी की, जिसमें लगभग 1200 भील है वो मारे गए। इसको नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। सन 1929 में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद वो सन 1945 तक जेल में रहे। मोतीलाल तेजावत के इन्हीं प्रयासों के कारण इन्हें आदिवासियों का मसीहा तथा भीलों का संत मावजी के नाम से जाना जाता है। यानी मोतीलाल तेजावत ने जो एक जुझारू नेतृत्व जनजातीय समुदाय को प्रदान किया, इसके कारण ये आदिवासियों के मसीहा बन गए और भील लोग इनको संत मावजी के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो जनजातीय आंदोलन हुए, इनके परिणाम क्या निकले। यानी सीधी सी बात है कि इनके परिणाम में भीलों के अंदर राजनीतिक जागृति चेतना आती है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। साथ ही साथ उनमें जो व्याप्त सामाजिक बुराइयां थी उनके प्रति भी उनमें अवेयरनेस आती है और वो धीरे धीरे उसमें भी सुधार करने के प्रयास करते हैं। उनमें एक आत्मविश्वास की भावना, उनमें एक नई चेतना की भावना, ये सब इस आंदोलनों के कारण है दिखाई देती है। इसके अलावा जो रियासती सरकारें थीं उन्होंने भी उनको कुछ सुविधाएं दी, जैसे अब अवैध लागतों को काफ़ी सीमा तक कम कर दिया गया, बेकार के लिए निश्चित नियम बना दिए गए, भीलों तथा गिरासियों की पंचायतों के निर्णयों को मान्यता दे दी गई, पुराने लगान हैं उनकी जो बकाया थी वो माफ़ कर दी गई, भीलों को अपना गमेती या जो मुखिया चुनने का अधिकार है वो दे दिया गया। तो इस तरह से इन जनजातीय नेताओं के प्रयासों से भीलों में आत्मविश्वास से जागृति पैदा हुई तथा ये उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में रखकर ईसाई धर्म की ओर जाने से रोकने में भी कामयाब रहे। तो इस तरह से मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय ने बड़े स्तर पर प्रभावकारी आंदोलन किए, जिनका इनके जीवन पर बहुत ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। थैंक यू, जय हिंद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा।